वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉय इनकार्नेट टू डीवन वर्ल्ड के न्यू एपिसोड दैट इज़ 46 में। एंड एक और जरूरी बात दोस्तों, जिन भाइयों को नहीं पता है कि मुझे फेस कैम वीडियो क्यों करना पड़ा है एंड मैं अपनी वॉइस में क्यों वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरा ये वाला जो वीडियो है ना वो वीडियो देख लीजिएगा। उसमें मैंने अपनी सारी जानकारी डिटेल बता दी है कि क्या कुछ मेरे साथ इस बीच में हुआ है। तो चलिए अब फटाफट से इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, चेन फैन सामने वाले इंसान को बताता है कि तुम लीड टाइम कैलकुलेट करो और मैं उस हिसाब से यहाँ से मिसाइलें छोड़ूंगा। अब आगे इसके लगभग 2 घंटे बाद प्रोस्पेरस रोमांस ऑफ डी की जहाज येलो स्प्रिंग डिफेंस लाइन पर पहुंचे। उसने ज्यादा कुछ नहीं बताया, ट्रांसमिशन तावीज ने मिला हुआ मैसेज जल्दी ही भेज दिया। यह सब करने के बाद चीन फैन अफ्रीकी जहाज के डेक पर खड़ा रहा, दोनों तरफ कम होते हुए अंधेरे को देखता रहा। वह बहुत देर तक बिना किसी भाव के चुपचाप रहा। दरअसल यह घोस्टेड उसके लिए ही आ रहा था। इस बार घोस्ट क्लैन थोड़ा ज्यादा ही सावधान था और बहुत ही ज्यादा सही फैसला लेने वाला भी। उसने पहले ही बहुत ताकत छिपा के रखी थी। उसने जो ताकत दिखाई थी वो सिर्फ जियांगवे डिफेंस लाइन की थी, लेकिन फिर भी घोस्ट क्लैन ने यह जानकर उसे खत्म करने के लिए जोरदार हमला किया। इतने सारे घोस्ट हेड्स अचानक येलो स्प्रिंग पास डिफेंस लाइन पर दिखने से घोस्ट क्लैन को काफी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। थोड़ी देर देखने के बाद येलो स्प्रिंग पास डिफेंस लाइन के लीडर की आवाज कम्युनिकेशन ताबीज में गूंजी, लेकिन चेन फैन रुका नहीं। उसने अपने सामने सेमी ट्रांसपेरेंट मैप पर 3 बार गिनती की। इसके बाद पोर्ट के पास जमीन पर खड़े सैकड़ों ऊंचे खंबे के बीच 3 मैक्स लेवल के खंबे हिलने लगे। उनके बाहर के लेयर टूट गए, जिससे अंदर के पतले खंबे दिखने लगे, जो धीरे धीरे हवा में उठे, अपनी दिशा बदली और येलो स्प्रिंग पास डिफेंस लाइन की ओर फायर किया। आखिर में चेन फैन ने कुल 54 मैक्स लेवल के खंबे फायर कर दिए। उसने आखिरकार येलो स्प्रिंग पास डिफेंस लाइन के लीडर की आवाज़ फिर से सुनी। यह सुनकर चेन फैन ने राहत की सांस ली कि आखिर वह जिंदा है। येलो स्प्रिंग पास की रक्षा पंक्ति बनी रही, हालांकि एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। त्यानी की मृत्यु हो गई थी और नाइट वॉचमैन को भी सक्रिय करना पड़ा था। फैनियों ने कुल 98 पूर्व स्तरीय स्वर्गीय स्तंभों का उपयोग किया और उनमें से 55 का उपभोग किया, लेकिन अंततः पंक्ति को बनाए रखा। यदि येलो स्प्रिंग पास की रक्षा पंक्ति डगमगा जाती है तो यह फैनियों के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा होता। वह संभवतः जियांगवे और जियांगनान के बीच एक रक्षा पंक्ति नहीं बना सकता था। पंक्ति बहुत लंबी हो जाती और फैनियों के पास अभी इस चीज़ के लिए पर्याप्त घोस्ट स्टोन भी नहीं थे, तो यह फैनियों के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा होता। यह सब होने के तुरंत बाद उन्हें त्यानी मिल गया। दरअसल वह अभी भी मरा नहीं था। उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि वह भी मर चुका है। वह अभी भी सांस ले रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वह मृत्यु के बहुत ही ज़्यादा निकट हो। फिर मैंने उसे अस्थायी रूप से वेदी के साथ जीवित रखा। इसके 2 घंटे बाद अफ्रीका से बाइसू मनपेई येलो स्प्रिंग पास की रक्षा पंक्ति पर पहुंचे। जमीन लगभग पेड़ों से ढकी हुई थी और हवा में जले हुए खून की मिलीजुली गंध फैली हुई थी। हॉन्टेड घोस्ट की लाशों के अनगिनत टुकड़े भूतिया पत्थरों के साथ डिफेंस लाइन के बाहर बिखरे पड़े थे। एक अधेड़ उम्र का आदमी उसके पास आया और बोला, मैं डिफेंस लाइन का इंचार्ज हूँ, मुझे त्यानी से मिलवाओ। फिर वह आदमी जल्दी से आगे बढ़ा। जल्दी चेन फैन ने त्यानी को शहर की दीवार पर बनी एक वेदी पर आंखें बंद किए लेटे हुए देखा। वेदी की दरारों से हल्की लाल आग की लपटें निकल रही थी और उसका शरीर दरारों से ढका हुआ था। उसे नहीं पता था कि बीमारियों का इलाज कैसे किया जाता है और वह कुछ देर के लिए समझ भी नहीं पा रहा था कि आखिर वह क्या करे। हालांकि यह खबर सब जानने के बाद एक जहाज भेजा गया ताकि कोई एक ऐसा व्यक्ति आ सके जो त्यानी का इलाज कर सके। इसके कुछ ही समय के बाद एक अफ्रीकी जहाज अंधेरे से निकला और शहर के दीवार के किनारे आकर रुक गया। यावोवांग वैली के मास्टर कुछ बुजुर्ग के साथ जहाज से नीचे उतरे और नीचे त्यानी के पास आए और सावधानी और तेजी से उसकी जांच की। यावोवांग वैली के मास्टर ने फिर जवाब दिया, मास्टर चेन, इस आदमी ने जरूर अपनी सारी खून की नसें फाड़ ली है और खून जलाने के लिए इसने कोई खास सीक्रेट तकनीक का इस्तेमाल किया होगा ताकि वो बहुत ही ज़्यादा ताकत निकाल सके। दरअसल ये एक बहुत ही जानलेवा तकनीक है जिसे रोका भी नहीं जा सकता है, लेकिन उसने अपने गले में जो पेंडेंट पहन रखा है उसमें एक रेयर मिलने वाला और बहुत ही कीमती खजाना है। यह एक रेड ईगल है जो तेज लाल आग को शांत कर देता है। तियानी बच गया, लेकिन उसकी ब्लड वेसल्स पूरी तरह से फट गई थी। अगर सच बताओ तो तियानी मुश्किल से जिंदा था। अगर उसके पास इटर्नल नाइट पैलेस में कोई लाइफ टैबलेट होती तो वह अब तक टूट गई होती। अगर उसे वेदी पर भी रखा जाता तो वह ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन ही जिंदा रहता। हालांकि कुछ मेडिकल तरीके थे जिनसे उन्हें बचाया जा सकता था, लेकिन वैली मास्टर ऑफ मेडिसिन किंग वैली बोलने से कतरा रहे थे। यह देखकर चेन फैन ने शांति से कहा, आपको जो भी बोलना है आप खुल के बोल सकते हैं। फिर वैली मास्टर ने गहरी सांस ली और दांत पीसते हुए कहा, हमारा सबसे पहला काम तो उसकी ब्लड वेसल्स को फिर से बनाना है, लेकिन इंसानों की ब्लड वेसल्स बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है। अभी के टाइम पे कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है जब तक इस इंसान के शरीर के अंदर एक होस्ट ब्लड फ्लावर न लगाया जाए जिससे उसकी पूरी जड़ें इसके शरीर में फैलकर ब्लड वेसल्स की जगह न ले ले। और फिर इस इंसान को एक ऐसे पथरीले खेत में लगाया जाए जिससे घोस्ट ब्लड फ्लावर तेजी से बढ़ सके, और इसके बाद ब्लड प्रोटेक्शन का बहाव देने के लिए एक ब्लड एलिक्सर दिया जाए और इसके बाद इसे कुछ महीनों के लिए आराम करने के लिए छोड़ दिया जाए। अब थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा कुछ करके ही हम लोग त्यानी को बचा सकते हैं। उसकी बचने की संभावना है। वहीं सौक्यो भी एक तरफ खड़ा था। गहरी भाव चढ़ाकर बोला, रुको, मुझे जहाँ तक याद है मेडिसिन किंग वैली एक नीक ग्रुप है, कोई शैतानी ग्रुप तो नहीं है, है ना? तो मास्टर यह घोस्ट फ्लावर
लोगों को परेशान करने और कंट्रोल करने के लिए एक बहुत ही रेयर तरीका है। ब्लड फ्लावर जो इंसान के अंदर लगाया जाता है, खून की नसें में लगातार उनकी जड़ें फैलता है, जिससे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। और इसके पूरी तरह बढ़ने के बाद इसमें एक फल भी लगता है और इस फल को कुचलने से इंसान के शरीर में अजीब तरह के खून बहने लगते हैं और वह तुरंत मर जाता है। और दूसरी ओर ब्लड पिल एक गोली है जिसे शैतानी साधक जिंदा जानवरों के खून से मिलाकर बनाते हैं, जिसका इस्तेमाल तेजी से साधना बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगर मेरी माने तो ये सभी तो धर्म विरोधी तरीके हैं, तो बीमारी ठीक करने के लिए इनका इस्तेमाल करना सही होगा? फिर वे बोलते हैं कि कोई भी चीज़ जिसका इस्तेमाल जान बचाने के लिए किया जा सकता है, वह एक अच्छा रास्ता है। मेडिसिन किंग वैली के वैली मास्टर को शुरू से ही कुछ शक था, लेकिन जब किसी ने उनकी एक्सपर्टीज़ के बारे में सवाल उठाया, तो वह खुद को बिल्कुल रोक नहीं पाए। फिर उन्होंने जवाब दिया, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, इंसानी खून को रिफाइन करना पिल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा खून चाहिए होता है। एक ह्यूमन ब्लड पिल को रिफाइन करने के लिए तुम कितने लोगों को मारने का सोच रहे हो? सौ क्यों जानता था कि उसे यह बात नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन वह सच में इंसानों का कत्लेआम बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कोई कत्लेआम नहीं। मेडिसिन किंग वैली के वैली मास्टर ने सिर हिलाया और कहा, अगर हमारी मेडिसिन किंग वैली में हर कोई अपनी मर्जी से थोड़ा खून डोनेट करे, तो यह ह्यूमन ब्लड पिल्स के एक बैच को रिफाइन करने के लिए काफ़ी होगा। फिर सौक्यू अचानक वहीं जम पड़ा। उसका मुंह थोड़ा खुला और वह कुछ कह नहीं पा रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ह्यूमन ब्लड पिल्स को इस तरह से रिफाइन किया जाता है। फिर चिन फैन ने शांति से कहा, लगता है यह काम करता है। हम तुम्हारे तरीके के हिसाब से ही आगे बढ़ेंगे। इसे वापिस से जियांग में शहर में ले जाओ ताकि वो पश्चिम शहरों में ब्रीड कर सके। उसके जख्मों का इलाज करने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। जी हाँ। याओ वांगू ने जोर से सर हिलाया। फिर एक अफ्रीकी जहाज रातों रात याओ वांगू को बुरी तरह घायल और पीड़ित हुए तियानी को वापस लेकर ब्रीडिंग की तरफ ले गया। फिर चेन फैन वांग कॉन को डिफेंस लाइन की दीवार पर खड़ा था और डिफेंस लाइन के लीडर से पूरी कहानी को सुन रहा था। फिर चेन फैन ने उस तरफ देखा जहां काले कपड़े पहने नाइट वॉचमैन ने खुद को खत्म कर दिया था। वहां जमीन पर गहरे हरे रंग की मिट्टी के कुछ रेसे बचे थे। उसने यह सीन अपनी आंखों से नहीं देखा था, लेकिन लीडर के समझाने से वह मोटे तौर पर उस सीन की कल्पना तो कर ही सकता था। किसी वजह से उसे हमेशा से लगता था कि यह एक नाइट वॉचमैन के लिए बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक काम है। नाइट वॉचमैन की किस्मत इतनी बुरी भी नहीं होनी चाहिए। यह एक एक्टिवेशन है, इसलिए कोई भी पैदा नहीं होना चाहता, क्योंकि नाइट वॉचमैन का एकमात्र किस्मत उसे लास्ट में खुद को दूसरों के लिए कुर्बान करना ही होता है। स्थिति को मोटे तौर पर समझने के बाद चेन फैन वांग कॉन को डिफेंस लाइन के इंचार्ज चेन सिंह की ओर मुड़ा और कहा, मैं कुछ आसान बदलाव में आपकी मदद करूंगा आपकी डिफेंस लाइन को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस मामले की रिपोर्ट कहीं भी न करें। लेकिन अगर आप इस चीज़ की रिपोर्ट कहीं करते हैं तो अगली बार और भी ज़्यादा बड़ा घोस्ट टाइड आ सकता है। क्योंकि दोस्तों चेन फैन को समझ आ गया था कि अंदर का ही कोई ऐसा इंसान है जो हमारी जानकारी लीक कर रहा है और शायद वो घोस्ट किंग के लिए काम कर रहा है और उस तक हमारी जानकारी को पहुंचा रहा है। फिर हुआंगकॉन को डिफेंस लाइन के इंचार्ज ने कांपते हुए सिर हिलाया। ठीक है, मैं समझ गया। अभी उसे हालत की आम समझ थी। दूसरी तरफ भूतिया घोंसले के इस बैच को पूरी तरह खत्म होने के कुछ देर बाद इटर्नल नाइट के पश्चिमी हिस्से में जुआनवू नंबर 1 के फ्रंट लाइन के समुद्री इलाके के बाहर मौजूद भूतिया राजा उदास चेहरे के साथ मेन हॉल में अकेले सिंहासन पर बैठा हुआ था। इस नाकामी का मतलब था कि वह निश्चित रूप से कुछ समय के लिए फिर से हमला करने के लिए सेना नहीं भेज पाएगा, क्योंकि उसकी काफ़ी सारी सेना मर चुकी थी। हालांकि अगर यह सच में रैंपिंग डेवलप और मैच्योर हो गया है, तो चलो पहले इसकी रिपोर्ट करते हैं और ऊपर वाले को फैसला करने देते हैं। एक पल बाद सुबह हो गई। धत तेरी के, एक और रात खत्म हो गई। इटर्नल नाइट के बीचों बीच एक मैदान में बसे शहर में एक बूढ़ा आदमी के अपने घोस्ट क्लैन ने अचानक उसे कांटेक्ट किया। तभी धमाका हुआ और अंदर उसने जो जादुई बैरिकेड लगाई थी वो अचानक से बुरी तरह से टूट गई। बूढ़े आदमी का चेहरा पर थोड़ा बदलाव आया जब उसने दरवाजे की तरफ देखा। कौन है? यह जियांग यिंदे का प्राइवेट घर है, जो इटर्नल नाइट पैलेस के वेस्टर्न स्ट्रेटेजिक हॉल का डिप्टी हेड है। किसने मेरे घर में घुसने की हिम्मत की है? अगले ही पल दरवाजा पर लात मारकर खोला गया। काले कपड़े और मास्क पहने करीब 1 दर्जन लोग घर में घुस गए और उन्होंने उस बूढ़े आदमी को घेर लिया। फिर एक बूढ़ा आदमी बेत के सहारे धीरे धीरे चलकर अंदर आया, हाथ में एक टोकन लहराया और बूढ़े आदमी के पास गया। फिर उसने धीरे से कहा, मैं क्यों येसी हूँ, इटर्नल नाइट पैलेस के वेस्टर्न ऑपरेशन टीम का लीडर। मुझे जियांग यिंदे को पकड़ने का ऑर्डर मिला है, जो इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट का एक गद्दार है। क्या तुम सरेंडर करोगे या हम इस मामले को अपने तरीके से निपटाएं? जियांग यिंदे वहीं खड़े रहे, उनके चेहरे पर उलझन थी। फिर काफ़ी देर बाद उसका टेंशन भरा शरीर अचानक ढीला पड़ गया। फिर उसने बोला, त्यानी ने मुझे सिर्फ नाइजे के बारे में बताया था। उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, हाँ क्यों? येसी ने शांति से कहा और धीरे जियांग यिंदे के पास गए। त्यानी को लगता है कि नाइजे के बारे में जानकारी काफ़ी जरूरी है, क्योंकि हाल ही में इटर्नल नाइट पैलेस में एक गद्दार सामने आया है। तो सेफ रहने के लिए उसने नॉर्मल तरीकों से अपने सीनियर को रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं की, इस उम्मीद में कि तुम उसके मेंटर के तौर पर उसे जानकारी दोगे। लेकिन यह साफ है कि उसने तुम पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा किया। अब तुम्हारी वजह से घोस्ट क्लैन को खबर मिलने पर येलो स्प्रिंग कोस्टल लाइन डिफेंस पर रात में
रेड करके भारी कीमत चुकानी पड़ी। उसी रात लाइन गिर गई और तुम्हारी वजह से लगभग 1 लाख लोग मारे गए। घोस्ट नेस्ट ने येलो स्प्रिंग पहाड़ी इलाके में घुसपैठ की और येलो स्प्रिंग पास डिफेंस लाइन तक पहुंच गया। तुम्हारा अप्रेंटिस तियानी और उसके साथ रहने वाला इटर्नल नाइट पैलेस का 97वां वॉचमैन जो घोस्ट नेस्ट की रखवाली कर रहा था, वह भी मारा गया। भाग भाग से फैनियो ने सही समय पर मदद की और येलो स्प्रिंग पास डिफेंस लाइन बच गई। क्या तुम हमेशा से यही चाहते थे? घोस्ट घोंसला खत्म हो गया। ज्ञान यिंदे की आंखें लाल हो गई। वह टूटने की कगार पर पहुंचकर दहाड़ा। मेरा इरादा तियानी को मारने का बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वह येलो स्प्रिंग पास डिफेंस लाइन पर उस वक्त रहेगा। उसने मुझे परसों ही बताया था कि फानी छोड़ने के बाद वह तियानी पहाड़ों पर जाएगा। उसने घोस्ट क्लैन को बस यही एक मैसेज भेजा था। मैं बस अपने लिए एक रास्ता छोड़ना चाहता था, अब कोई रास्ता नहीं, मैं मौत चाहता हूँ। फिर ज्ञान यिंदे अपनी ड्रैगन जैसे छड़ी पर झुक गया और धीरे से कहा, इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट और घोस्ट क्लैन के बीच सिर्फ एक ही तरफ जिंदा रह सकता है। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसका कोई रास्ता नहीं है। जो लोग इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट को धोखा देते हैं उन्हें अभी मर जाना चाहिए। लेकिन मौत एक मुश्किल मामला है। आज रात घोस्ट क्लैन को मैसेज भेजने में हमारा साथ दो। कई इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट ने पश्चिमी मैदानों पर जियांग वेई फैनियो की सुरक्षा को मजबूत करते हुए उन्हें एक और हमले का डर है। आज रात पश्चिमी मैदान का सुरक्षा कमजोर है, जिससे मदद करने वालों पर बड़े पैमाने पर हमला किया जा सकता है। और सही तालमेल से ज्ञान यिंदे के चेहरे पर गुस्सा और शक के भाव आ रहे थे। मैं तुम्हें तुरंत मौत दे सकता हूँ। वह थोड़ा हिचकिचाया और फिर जोर से सीढ़ी लाया। उसकी आंखें लाल हो गई। ठीक है, क्यों ये से हंसा और ज्ञान यिंदे का कंधा थपथपाया। झूठ मूठ का अफसोस जताने की जरूरत नहीं है। अगर तुम पकड़े नहीं जाते तो मुझे पता है तुम्हें अफसोस भी नहीं होता, क्योंकि लोगों को उसकी गलती का अफसोस तभी होता है जब वे मरने वाले होते हैं और उसकी झूठ पकड़ी जाती है। तो तुम मरने वाले हो, लेकिन मरने से पहले कम से कम कुछ अच्छा तो करके जाओ। नीचे जाकर तियानी को देखने के बाद वह उसके सामने पूरी तरह से शर्मिंदा नहीं होगा। इसी बीच 100 अफ्रीकी जहाज प्रोस्पेरस डोमेन में लौट आए। चेन फैन अफ्रीकी जहाज के डेक पर खड़ा था और दूर से तेजी से आते हुए जियांग वेई डिफेंस लाइन को देख रहा था। उसने हुआंग कोन को डिफेंस लाइन में बेसिक बदलाव पूरी तरह से कर लिए थे। अब अगर कोई पहले से हमला होता है तो एटलीस्ट वह कम से कम थोड़ी देर उसके सामने टिक तो सकते हैं। इस बीच प्रोस्पेरस डोमेन में जियांग सिटी में वांगो का ग्रुप तुरंत त्यानी का इलाज कर रहा था। हालांकि उन्हें पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन अगर तरीका काम कर गया तो त्यानी 7 दिनों में पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। 5 दिन बीत गए और अभी भी उम्मीद के मुताबिक अंत होने में लगभग 2 दिन बाकी थे। अंधेरा मुश्किल से ही छटा था और सुबह पूरी तरह से होने से पहले इटर्नल नाइट पैलेस ने एक और दूत भेजा। एक अफ्रीकी जहाज धीरे धीरे प्रोस्पेरस डोमेन में गया और जियांग वेई डिफेंस लाइन के पास पहुंचा। इस बार लीडर एक बुजुर्ग आदमी था जो थोड़ा कमजोर लग रहा था। वह अभी अभी अफ्रीका जहाज से निकलकर जियांग वेई डिफेंस लाइन की शहर की दीवार पर पहुंचा था। तभी उसने चेन फैन को देखा जो एक जेड की छड़ी पर झुका हुआ था। वो थोड़ा रुका, फिर मुस्कुराया और बोला, सच में यह तो एकदम जवान और होनहार लड़का है। अब मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं इटर्नल नाइट पैलेस के वेस्टर्न ऑपरेशन टीम का लीडर हूँ। मैं यहाँ खास तौर पर उस जानकारी के लीक होने की वजह से आया था जिसने प्रोस्पेरस डोमेन को लगभग समाप्त कर दिया था। फिर उसने अपनी छड़ी नीचे की, उसे अपने शरीर पर आड़ा रखा। चेन फैन जो अभी भी खड़ा था जल्दी से आगे बढ़ा और उसने सामने वाले आदमी को, जो उनके दादा जितने बूढ़े लग रहे थे, उसे खड़े होने में मदद की। फिर चेन फैन ने कहा, यह एक एक्सीडेंट था, इसके लिए मैं इटर्नल नाइट पैलेस को दोषी नहीं मानता। जियांग वेई फैनियो के चेन फैन को पता था कि इटर्नल नाइट पैलेस उससे संपर्क करने के लिए किसी न किसी दिन जरूर आएगा और किसी न किसी को जरूर भेजेगा, लेकिन उसे उनसे इतने ऊंचे दर्जे के व्यक्ति की भेजने की उम्मीद नहीं थी। लीडर ने कुछ सिंपल बातचीत की, इसके बाद मुद्दे पर आते हुए कहा, जैसा कि आप जानते हैं इस बार आपकी जानकारी लीक करने वाला कोई अंदर का ही गद्दार था। वह त्यानी का मालिक ज्ञान यिंदे था, जो इटर्नल नाइट पैलेस वेस्टर्न स्ट्रेटेजिक हॉल में डिप्टी लीडर है, जिसे नियमों के अनुसार पहले ही मार दिया गया है। अब देखो यार, यहाँ पे इन्होंने बोला कि मार दिया गया है, बट सच्चाई तो ये है कि उन लोगों ने उसे जिंदा रखा है एंड उससे अपना काम निकलवाना चाहते हैं। खैर कोई नहीं, पॉलिटिक्स में इतना तो होता ही है। लेकिन आपके सबसे करीब का फ्रंट लाइन इटर्नल नाइट वेस्ट जुआनवो नंबर 1 फ्रंट लाइन में काफ़ी गद्दार छिपे हुए हैं। गद्दारों को पकड़ना एक्शन टीम का काम है, लेकिन उनकी जांच करना बहुत ही मुश्किल है। इटर्नल नाइट पैलेस के पास काफ़ी मैन पावर नहीं है। इसके अलावा त्यानी की इंटेलिजेंट के अनुसार आप एक बहुत शक्तिशाली आर्किटेक्ट है, यहाँ तक कि आप किसी सेलेस्टियल मास्टर आर्किटेक्ट से भी काफ़ी आगे है। यह जानने के बाद इटर्नल नाइट पैलेस के वेस्टर्न स्ट्रेटेजिक हॉल के हेड को उम्मीद है कि वे आपको इटर्नल नाइट पैलेस के मेन एरिया तक सुरक्षित पहुंचा देंगे। और फिर चेन फैन ने धीरे से कहा, मैं जियांग वेई में बड़ा हुआ, यहीं पैदा हुआ और मरने के बाद मुझे यहीं दफनाया जाए। जियांग वेई मेरा घर है और मेरी उपजाऊ ज़मीन है। मैं इस जगह को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊँगा। क्यों येसी ने ज़्यादा जोर नहीं दिया, बस सर हिलाया और मुस्करा दिया, क्योंकि ऐसा बोलना नॉर्मल था। हॉल मास्टर ने भी इसका अंदाज़ा लगा लिया था। इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट पर कई उभरती हुई ताकतें ऐसी ही थी। वे अपने इलाकों की रक्षा करती थी और सुरक्षित रहने के बजाय रोजाना भूतिया लहरों से निपटना ज़्यादा पसंद करती थी। फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हालांकि आपको नाम के लिए इटर्नल नाइट पैलेस में शामिल होना होगा,
इस तरह अगर आप भविष्य में बढ़ते हैं और फिर से उठते हैं या अचानक कोई ऐसा नया मौका आता है, तो इटर्नल नाइट पैलेस घोषणा करेगा कि यह उनका सपोर्ट था। यह सुनकर चेन फैन थोड़ा हैरान रह गया। उसने अपना सर हिलाया, घुमाकर क्यूयसी को देखा। क्या? क्यूयसी हंसकर बोला, तुम्हें नहीं लगता कि इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट पूरी तरह से इटर्नल नाइट पैलेस को सपोर्ट करता है? इटर्नल नाइट पैलेस कितना पावरफुल होगा? असल में वह आगे बोलने से पहले थोड़ी देर रुका और धीमी आवाज में बोला, यह इटर्नल नाइट पैलेस का एक बड़ा राज है। प्लीज इसे किसी को भी मत बताना। दरअसल इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट में कई ऐसी ताकतें हैं जो अचानक घोस्टमैन्स खोजने के बाद तेजी से ताकतवर बन गई, जैसे कि ब्रीडिंग क्लैन। कुछ जगहों पर अचानक ऐसे जीनियस आर्किटेक्ट पैदा हो जाते हैं जिनके लिए बिल्डिंग ब्लूप्रिंट समझना नेचुरल टैलेंट होता है, जैसा मानो उन्होंने अपने पेट से सीख कर आया हो। हालांकि ऐसे लोग बहुत कम हैं, लेकिन उनमें जबरदस्त क्षमता होती है। उनमें से ज्यादातर अपने इलाकों की रक्षा के लिए डिफेंस लाइन बनाती है। खुद को कमजोर दिखाने के लिए वे ऐसे कहते हैं कि उनके घोस्ट स्टोन और बिल्डिंग्स को इटर्नल नाइट पैलेस सपोर्ट करता है। लेकिन सच यह होता है कि ज़्यादातर चीज़ें उनकी अपनी खुद की बनाई होती है, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं होता है। तुम अभी अभी ऊपर जा रहे हो और घोस्ट क्लैन के मुख्य सेना ने तुम्हें ढूंढने के लिए पहले ही बहुत सारे घोस्ट नेस्ट भेज दिए हैं। क्या तुम्हें पता भी है कि उन्होंने सिर्फ स्मगलिंग के लिए 2 बड़े इलाके को पार करने की कितनी कीमत चुकाई है? 100 में से मुश्किल एक बच पाया है, बस एक। तुम अभी जितने घोस्ट नेस्ट देख रहे हो ना, असल में यह पूरे बैच का सिर्फ 1% है। बाकी के 99% को हेवनली थंडर एरे ने उसी समय खत्म कर दिया जब वे इस इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे थे। अगर भविष्य में तुम और भी ज्यादा ताकतवर बनते हो तो सोचो कि इटर्नल नाइट के वेस्टर्न जोन में नंबर 1 फ्रंट लाइन पर मौजूदा मुख्य घोस्ट सेना क्या करेगी। लेकिन अगर तुम नाम के लिए ही सही इटर्नल नाइट पैलेस में शामिल हो जाते हो, तो तुम्हारी सारी बढ़त को इटर्नल नाइट पैलेस का सपोर्ट बताया जा सकेगा। तब वे तुम्हें नोटिस तो करेंगे, मगर कम से कम उतनी सतर्कता नहीं रखेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे एक छोटी सी बात है जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है। जैसे चेन फैन भी एक आर्किटेक्ट है, तो वो किसी भी ब्लूप्रिंट को बहुत ही इजीली पकड़ लेता है एंड उसे समझ आता है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो अपने ही दम पर अपने साम्राज्य को ना बहुत बड़ा करके रखे हैं और बहुत ताकतवर करके रखे हैं। तो इसका मेन लॉस क्या है? देखो, इसमें मेन लॉस क्या होता है ना, घोस्ट क्लैन को नजर पड़ जाएगी अगर एक सिंगल इंसान के ऊपर, तो वो पूरी ताकत से उसके ऊपर हमला करेगा एंड वो खतरे में आ जाएगा। तो इसके लिए एक संस्था बनाई गई इटर्नल नाइट पैलेस करके। तो अगर वो बंदे क्या करते हैं, इटर्नल नाइट पैलेस में जुड़ जाते हैं। इससे होता क्या है कि इटर्नल नाइट पैलेस का एक हवा बन गया कि वो बहुत ताकतवर है। तो घोस्ट क्लैन का मेन टारगेट इटर्नल नाइट पैलेस हो जाता है, ना कि वो इंसान जो रियलिटी में ताकतवर है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रहा है कि ये जो आदमी है ना, बूढ़ा व्यक्ति, वो एक ऑफर लेके आया कि तुम मेरे साथ जुड़ जाओ। इससे होगा क्या ना कि तुम भी ना बहुत ही बड़े लेवल का आर्किटेक्ट हो, तो घोस्ट क्लैन की नज़र में तुम आ जाओगे, तो तुम्हारे लिए खतरा होगा। अगर तुम मेरे साथ जुड़ जाओगे तो हम लोग क्या करेंगे ना, सबको न्यूज़ ये फैलाएंगे कि ये हमारा काम है, ना कि तुम्हारा। इससे तुम ज़्यादा दिन तक टिक पाओगे और सेफ भी रह पाओगे। फिर यह सब सुनकर चेन फैन ने बिना हिचकिचाए सिर हिलाया और कहा, ठीक है। क्यूयसी हल्का मुस्कुराया। उसे सामने बैठा यह नौजवान पसंद आ रहा था। चेन फैन कम बोलता था, लेकिन किसी की बातों का मतलब जल्दी समझ लेता था। और सबसे कमाल की बात यह थी कि उसने इटर्नल नाइट पैलेस में शामिल होने की बात को लेकर ज़्यादा विरोध भी नहीं किया था। फिर बूढ़े ने बोला कि तुम्हें यह सोचकर डरने की जरूरत नहीं है कि इटर्नल नाइट पैलेस तुम्हारे ब्रीडिंग घोस्ट माइंस पर नजर रखेगा। इटर्नल नाइट पैलेस कभी भी किसी की ताकत और उसके मौके और उसके खजाने को छीनने की कोशिश नहीं करता है। दरअसल उनका असली काम फ्रंट लाइन को संभालना है। इस युद्ध की जीत या हार आखिर में सिर्फ इटर्नल नाइट पैलेस पर ही निर्भर नहीं करती है, यह उन ताकतों पर भी निर्भर करती है जो उसकी सुरक्षा के लिए धीरे धीरे उभरते हैं। जब ये ताकत एक साथ खड़ी होगी, तभी वो घोस्ट क्लैन की नई सेनाओं का मुकाबला कर पाएगी। फिर एक दिन यही नई ताकत इटर्नल नाइट पैलेस की जगह लेगी और आने वाली नई ताकतों को रक्षा देगी, और यह सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। तो एक दिन हम घोस्ट क्लैन पर पलटवार भी कर पाएंगे। मतलब देख रहे हो यार, इन लोगों का कितना कमाल का सिस्टमेटिक वे है काम करने का और घोस्ट थ्रेट से निपटने का। यानी समझ रहे हो दोस्तों, इटर्नल नाइट पैलेस एक तरह का कम्युनिटी है जो बड़े बड़े आर्किटेक्ट, कल्टिवेटर, जितने भी ताकतवर योद्धा है, लाइक यानी सबको एक साथ जोड़ कर रखता है ताकि वो लोग घोस्ट क्लैन से निपट सकें एंड वही जानकारी अपने पीढ़ी बाई पीढ़ी बढ़ा सके ताकि वो भी इन सभी चीज़ों से निपट सके। फिर चेन फैन ने आंखें सिकोड़ ली। हालांकि मुझे पता है कि ब्रीडिंग का मौका असली घोस्ट माइंड नहीं है। क्यों इसी ने बेबस होकर हाथ फैला दिए। लगता है हर कोई यही सोचता है। हर नई ताकत यही ऐलान करती है कि उन्हें घोस्ट माइंड मिली है। ऐसा नहीं है कि इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट में पिछले कुछ सालों में सब मर गए हो। कितनी घोस्ट माइंस अभी भी जमीन में छिपी है और इतने लंबे समय तक किसी को नहीं मिली, और फिर अचानक तुम ही लोग उन्हें खोज लेते हो। उसने गहरी सांस ली। ये बात इटर्नल पैलेस के सबसे बड़े राजों में आती है। आमतौर पर इन्हें बाहर नहीं बताया जा सकता, खासकर गद्दारों से खबर लीक करने के डर से। अगर एक बार यह बात फैल गई तो इटर्नल पैलेस की सुरक्षा में बढ़ रही नई ताकतों पर घोस्ट क्लैन पागलों की तरह हमला कर देगी और उसे मिटा देगी। वो चेन फैन को यह सब बात इसलिए बता रहा था क्योंकि उसे उस पर भरोसा था। अगर कभी जियांग वेई की रक्षा करने वाला कोई भी ताकत घोस्ट क्लैन में शामिल होती है, तो इसका मतलब है कि इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट की किस्मत सच में खत्म हो चुकी है, क्योंकि वो गद्दार होगा एंड वो अंदर की जानकारी लीक कर देगा।
हालांकि उसने अब भी इटरनल नाइट पैलेस की सुरक्षा में मौजूद दूसरी ताकतों के नाम नहीं बताए। चेन फैन कुछ देर चुप रहा और फिर उसे महसूस हुआ कि इटरनल नाइट कॉन्टिनेंट की हालत उसकी सोच से थोड़ी बेहतर थी। कम से कम इटरनल नाइट पैलेस के बड़े लोग सिर्फ समय नहीं काट रहे थे, उनके पास भविष्य के लिए कोई योजना तो थी। भले ही वो सफल हो या न हो, लेकिन उनके पास उम्मीद थी, और उम्मीद हर किसी के लिए सबसे बड़ी ताकत होती है। फिर चेन फैन बोला, लेकिन सच में मुझे कुछ सपोर्ट नहीं चाहिए। फिर क्यों जैसे उसे हैरानी से देखने लगा। क्या मैंने अभी तुमसे साफ नहीं कहा कि इटर्नल नाइट पैलेस का सपोर्ट सिर्फ दिखावे के लिए है, ताकि घोस्ट क्लैन को यह लगे कि तुम्हारे पीछे कोई बहुत बड़ा सहारा है। फिर भी तुम सच में मुझसे मदद मांग रहे हो। चेन फैन ने उसकी बातों को अनदेखा कर दिया और उनसे बोला, मुझे कुछ हाई ग्रेड बिल्डिंग ब्लूप्रिंट चाहिए, क्योंकि मैं किसी भी ब्लूप्रिंट को बहुत जल्दी समझ सकता हूँ। आमतौर पर 3 दिनों के अंदर मैं पूरा समझ लेता हूँ, लेकिन इसकी कीमत यह होती है कि ब्लूप्रिंट हमेशा के लिए खराब हो जाता है। मैंने सुना है कि इटर्नल नाइट वेस्टर्न जॉनवू नंबर 1 फ्रंट लाइन के पास एक ब्लू ग्रेड बिल्डिंग ब्लूप्रिंट है। 3 दिनों में उसे समझने के बाद मैं वहां आकर खुद उनके लिए यह बिल्डिंग बना दूंगा। क्यों ये सी ने भौं सिकोड़ ली। काफ़ी देर सोचने के बाद उसने सिर हिलाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्लू ग्रेड ब्लूप्रिंट एक बहुत ही दुर्लभ होते हैं। जब उन्हें दूसरे इलाके में भेजा जाता है तो सब कुछ टॉप सीक्रेट तरीके से किया जाता है। जब तक ब्लूप्रिंट सुरक्षित है तब तक लगातार बिल्डिंग बनाई जा सकती है। अगर उसे समझने के लिए नष्ट कर दिया जाए तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यह मंजूर नहीं किया जा सकता। फिर वह थोड़ा नरम होकर बोलता है, हालांकि मेरे पास एक डुप्लीकेट ब्लू ग्रेड ब्लूप्रिंट है। मैं वह तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें एक कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है, चेनफा ने बिना कुछ सोचे समझे जवाब दिया। अचानक क्यू यसी को कुछ याद आया। उसने जेब से एक टोकन और मदद चाइल्ड स्टोन निकाला और चेन फैन को देते हुए बोला, तियानी की रिपोर्ट में लिखा था कि तुम्हारे पास फ्रंट लाइन की सप्लाई लाइन को सुरक्षित रखने का तरीका है। यह योग्य स्टोर का टोकन है। इसे रखने का मतलब है कि तुम हमारे योग्य ग्रुप से जुड़े हो। फ्रंट लाइन पर जाते समय यह काम आएगा, और अगर तुम्हें बहुत बड़ी मात्रा में सप्लाई ले जाने वाले हो तो इस मदर चाइल्ड स्टोन से मुझे पहले रिपोर्ट करना मत भूलना, क्योंकि अगर घोस्ट क्लैन को दोबारा से कवर मिले दोबारा से डिफेंस लाइन तोड़ने की कोशिश करेंगे। चेन फैन ने टोकन और स्टोन ले लिया। कुछ देर बातचीत के बाद क्यूयूसी मुड़ा और शहर की दीवार से अफ्रीका की तरफ बढ़ने लगा। तभी पीछे से चेन फैन ने आवाज लगाई, बूढ़े क्यू, जाने से पहले खाना नहीं खाओगे? यह सुनकर क्यूयूसी डूब गया। जियांगवे डिफेंस लाइन पर दौड़ते हुए लोग और हवा में फैले हुए खुशबू को महसूस करते हुए वो धीरे से मुस्कुराया, फिर बोला, क्या त्यानी और बाकी लोगों ने खा लिया? चेन फैन ने कहा, हाँ। फिर वो बूढ़ा बोलते, तो फिर ठीक है, थोड़ा मैं भी खा लेता हूँ। जल्दी खाना लगा दिया गया। जियांगवे डिफेंस लाइन पर वह छोटा सा घर अब भी मौजूद था। चेन फैन पहले की तरह बैठ गया। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार उसके सामने त्यानी और काले कपड़े वाले मोटे आदमी के बदले सफ़ेद वाले वाला बूढ़ा आदमी बैठा था। जियांगवे डिफेंस लाइन का खाना सच में बहुत अच्छा होता है। क्यों इसी हल्के से हंसा और पोर्क रिब का एक टुकड़ा अपने कटोरे में रख लिया। जाने से पहले उन्होंने क्या खाया था? आज जैसा ही स्टीम पोर्क रिब्स और फर्मेंटेड ब्लैक बीन्स। क्यों इसी के हाथ हल्के कांप गए। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसने धीरे से रिब्स मुंह में डाली और उसने कहा, बहुत अच्छा है। फिर उसकी नज़र टेबल पर रखी ब्राउन शुगर स्टीम बंस पर गई। उसने एक बन उठाया और बिना सोचे मुंह में डाल लिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे जाने से पहले किसी ने कुछ मीठा खाया हो। उसके बेटे को मीठा बहुत पसंद था। शायद उसे यह ब्राउन शुगर बन सबसे ज़्यादा याद आता। ठीक है, अब मैं और नहीं खाऊंगा, मैं चलता हूँ। क्यों इसी ने गहरी सांस ली, आधा खाया हुआ बन जेब में रखा और अचानक कुछ याद आने पर अपना सिर थपथपाया। अरे, मेरी याददाश्त भी ना, मैं तो भूल ही गया कि चाबी अभी मेरे ही पास है। मुझे अब निकलना होगा। चेन फैन उठकर उसे सर की दीवार तक छोड़ने गया। जबकि वो यसी अफ्रीका पर चढ़ने वाला था, तभी उसे अचानक कुछ याद आया। उसने मुड़कर पूछा, वैसे क्या नाइट मैशन फ्रेम के अंदर त्यानी अब भी जिंदा है? चेन फैन कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, उसका एक्टिवेशन आखिरी पल तक रुका रहा। मौत के जेट सोर्स के आने तक उसने येलो स्प्रिंग ग्रेड डिफेंस लाइन को थामे रखा और बहुत सारी जानें बचाई। अच्छा है। क्यों ये हल्का सा मुस्कुराया। वह जहाज के डेक पर खड़ा अपनी ड्रैगन हेड वाली छड़ी के सहारे चेन फैन को हाथ हिला रहा था। अब मैं चलता हूँ। अफ्रीकी जहाज तेजी से दूर जाने लगा। डेक पर खड़े क्यूयूसी धीरे धीरे छोटी होती हुई जियांगवे डिफेंस लाइन को देख रहा था। दूर से पूरी जियांगवे तटरेखा ढके हुए दिखाई दे रही थी। इतनी छोटी डिफेंस लाइन, लेकिन उसी के सहारे पूरा इलाका और अनगिनत लोग सुरक्षित थे। उस पल पहली बार क्यूयूसी सच में पूरे जियांगवे को ध्यान से देखना चाहता था। उसका बेटा इसी जगह मरा था, वेस्टर्न वाइल्डरनेस आइलैंड की रक्षा करते हुए। अब वह समझ पा रहा था कि चेन फैन जियांगवे से इतना ज़्यादा जुड़ा क्यों था। इंसान और ज़मीन के बीच का रिश्ता अक्सर ऐसे ही बनता है। वह फिर मुस्कुराया, लेकिन इस बार मुस्कान छिपाने की कोशिश नहीं की। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसने जेब से आधा खाया हुआ ब्राउन शुगर बन निकाला और धीरे से खा लिया, और फिर उसने बोला, बहुत ही मीठा है। दरअसल उसने अभी तक चेन फैन को यह नहीं बताया था कि खुद को खत्म कर लेने वाला नाइट वॉचमैन असल में उसका अपना बेटा था, क्योंकि वह यह बोझ चेन फैन पर नहीं डालना चाहता था।
वेस्ट वाइल्डरनेस आइलैंड बहुत ही बड़ा था। इतने समय से जहाज उड़ रहा था और अभी भी वो किनारे तक नहीं पहुंचा था। क्यों इसी के जाने के बाद वांग कोई धीरे से चैन खान के पास आया। वह झिझकते हुए बोला, तुमने उसे यह क्यों नहीं बताया कि तियानी अभी भी जिंदा है। पिछले 5 महीने से वह धीरे धीरे होश में आने लगा है। अब वह आंखें भी खोल लेता है। अगर उसे थोड़ा समय और मिला तो वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। फिर चैन फान ने सिर हिलाया। दरअसल यह तियानी की अपनी इच्छा है। उसने अपने शरीर का सारा खून जला दिया और अपनी आग भी खो दी। अब वह सिर्फ एक नॉर्मल इंसान बना रहेगा। वह इस हालत में अपने पुराने साथियों का सामना नहीं कर सकता। इसीलिए अगर हम उनके साथियों से यह बात छुपा के रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर उसने दूर नजर डाली। पिछले 5 दिनों से वो फानियों के इंस्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में लगा हुआ था। बारिश का मौसम खत्म होते ही उसे फ्रंट लाइन तक सप्लाई भी बनानी थी और जल्द से जल्द वेस्टर्न योंगियों को ज्वानमू नंबर 1 एक फ्रंट लाइन से जोड़ना था। तियानी ने ऊपर देखा और दूसरे जाते अफ्रीकी जहाज को पहचान लिया। वह योंगिया पैलेस का एक्सपेडिशन टीम का जहाज था। वह काफ़ी देर तक बिना कुछ बोलते उसे देखता रहा। वह चला गया। तियानी की आंखों में बस खालीपन नजर आ रहा था। वह सोच रहा था कि शायद मेरा मर जाना ही बेहतर होगा। उसने अपनी जान बचाने के लिए फानियों का शुक्रिया माना, लेकिन अब वह खुद को बेकार समझ रहा था क्योंकि उसने अपनी ताकतें खो दी थी। तभी की चौंग कटोरे में लिक्विड वाला खाना लेकर उसके पास आया और उससे बोला, खाने का समय हो गया है। और फिर उसने बेबसी से बोला, चलो मुंह खोलो। पिछले कुछ दिनों से तियानी को खाना खिलाना बहुत ही मुश्किल काम हो गया था क्योंकि वह खुद को भूख से मारने की कोशिश कर रहा था। शायद इसलिए क्योंकि उसने इटर्नल नाइट पैलेस का जहाज देख लिया था। उसकी हालत अब भी कमजोर थी। उसने भारी आवाज में कहा, अब मैं एक अपाहिज हूँ और सबके लिए बोझ हूँ। मेरा जिंदा रहने का अब कोई भी मतलब नहीं है। कीरे ने आंखें घुमाई। कैसा अपाहिज? ना तुम्हारे हाथ पैर कटे हैं और ना ही तुम आंखों से अंधा हुए हो। और अगर तुम अब साधक नहीं रहे तो क्या हुआ? फैनियों में बहुत सारे आम लोग हैं। वे बेकार तो नहीं है। लोगों के बिना जो खेतों में मेहनत करते, क्या तुम खाना खा पाते? अगर वे अभी घर नहीं बनाए होते तो क्या तुम अभी इस घर में रह रहे थे? तुम बारिश में भीग रहे होते। क्या तुम्हें उनकी मेहनत बिल्कुल भी नहीं दिखती? और तुम खुद को बेकार कर रहे हो। जल्दी खाओ, पेट भरो और फिर काम करो। तुम्हें क्या लगता है फानी तुम्हें मुफ्त में खिलाएगा? नहीं, तुम्हें यहाँ खेती करनी पड़ेगी, तुम्हें यहाँ काम करना पड़ेगा। तियानी कुछ पल के लिए रुक गया। उसके चेहरे पर पहला हल्का सा भाव आया, फिर जैसे उसे कुछ समझ में आया, उसने चुपचाप मुंह खोला और लिक्विड वाला खाना निकल गया। उसकी आंखों में धीरे धीरे उम्मीदें लौट आई थी। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि वह किसी काम का नहीं रहा। लेकिन कीड़े की बात ने उसे एहसास दिलाया कि वो बेकार का इंसान नहीं है, बल्कि वो कुछ भी कर सकता है। और जब तक इंसान किसी काम का है तब तक उसके पास जीने की वजह होती है। सनसेट सिटी से दूर खड़ा चेन फैन यह सब देख रहा था। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था, बस वे उन्हें दूर से खड़ा देख रहा था। अब बारिश का मौसम लगभग खत्म हो चुका था। अब वक्त था तैयारी की और अगले काम की शुरुआत की। दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाते हैं। बाकी आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को आज का एपिसोड कैसा लगा। एंड दोस्तों आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम, व्हाट्सअप एंड दोस्तों अगर आप सभी ने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ वहाँ पे फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे हमारी बातचीत होती रहती है। एंड दोस्तों अभी एक और इशू आ रहा है कि मैं ना डेली वीडियो अपलोड नहीं कर सकता। मे भी कभी कभी हो सकता है कि मुझे 1 दिन का गैप लेना चाहिए या 2 दिन का भी गैप लेना पड़ सकता है क्योंकि अब मुझे डबल मेहनत करनी पड़ती है, फेस कैम करना पड़ता है, वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। आई होप आप लोग इस चीज़ों को समझेंगे एंड हमेशा प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखेगा। बाकी आप लोग दोस्तों नीचे कमेंट करके बताइए आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा एंड आप सभी कैसे हैं। फिर मिलता हूँ दोस्तों मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।